हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ना कक्षा 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इसकी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज। तो बेटा अभ्यास के हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले इसमें आकर देख लेना, 7वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और बहुत आगे के क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये है बेटा, आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में तो विद्युत का चालन हो जाता है। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बताऊं, जो वर्षा का जल होता है बेटा वो अम्लीय प्रकृति का होता है और उसमें H+ आयन पाए जाते हैं, है ना। जो वर्षा का जल होता है बेटा वो अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि उसमें H+ आयन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें विद्युत का चालन हो जाता है। जैसे अम्लीय प्रकृति का भी क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। देखो बेटा, जैसे कि ऊपर से जल का गिर रहा है, वर्षा का जल, ठीक है बेटा, देखो ऊपर से ये वर्षा का जल गिर रहा है, ठीक है, वर्षा हो रही है और वर्षा का जल गिर रहा है ऊपर से। अब बेटा वातावरण में आपको पता है बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे मान लीजिए SO2 गैस होती है, तब ये वर्षा का जल SO2 गैस से मिलेगा और बेटा बन जाएगा अम्ल। क्या बन जाएगा? अम्लीय। ये कहलाएगी अम्लीय वर्षा। कैसे? देखो बेटा, ये वर्षा का जल है H2O और प्लस SO2, ये अशुद्धि है वातावरण की, ये अशुद्धि है या अशुद्ध कोई गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इससे क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा? देखो H2SO3, इसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे एसिड बन सकते हैं, बहुत सारे अधात्विक ऑक्साइड पाए जाते हैं वातावरण में, जिनसे जल क्रिया करता है और बना लेता है एसिड। ठीक है, अगर CO2 गैस होगी तो बेटा देखो कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। देखो जैसे H2O है, ठीक है, और CO2 गैस वातावरण में होती है, इससे क्रिया करा दो, बन जाएगा H2CO3। इसको बोलते हैं बेटा कार्बनिक अम्ल। कौन सा अम्ल है ये? कार्बनिक अम्ल। तो देख रहे हैं आप कार्बनिक अम्ल कैसे बन रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बन रहा है। ये बनना है बेटा वर्षा के जल के कारण। तो वर्षा का जल जो ऊपर से गिरता है तो वातावरण में बहुत सारी अशुद्ध गैसें होती हैं, अधात्विक अशुद्ध गैसें होती हैं, जो कि जल से क्रिया कर लेती हैं और वर्षा के जल को अम्लीय प्रकृति कर देती हैं। और आपको पता है जो वर्षा का अम्लीय वर्षा होती है बेटा, इसमें H+ आयन पाए जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? और H+ आयन पाए जाते हैं और इन्हीं H+ आयन के कारण, ये H+ आयन के कारण ही विद्युत का चालन होता है। क्या चालन होता है बेटा? विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन होता है, समझ में आया बेटा? जो वर्षा का जल होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है, इसी कारण इसमें विद्युत का चालन हो जाता है। समझ में आ रहा है बेटा बात? वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, इसी कारण इसमें H+ आयन पाए जाते हैं और H+ आयन जब गति करते हैं तब करंट फ्लो हो जाता है। जबकि जो साधारण जल होता है उसमें ऐसा नहीं होता। साधारण जल में बेटा H+ आयन और OH+ आयन में नहीं टूटता। साधारण जल का मतलब आश्रित जल। जो आश्रित जल होता है बेटा, आश्रित जल, यहाँ आश्रित लिखा होगा शायद, आश्रित जल, आश्रित का मतलब होता है बेटा 100% शुद्ध जल। और जो 100% शुद्ध जल होता है बेटा ये आयंस के रूप में नहीं टूटता है। आ रही बात समझ में? ये आयंस के रूप में नहीं टूटता है। ठीक है, मुझे लगता है शायद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो बेटा वर्षा के जल में क्या होता है बेटा? वर्षा का जल कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। वर्षा का जल कैसा होता है बेटा? वर्षा का जल होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? अम्लीय प्रकृति का होता है। वर्षा का जल कैसा होता है बेटा? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी जब अम्ल होगा तो अम्ल में क्या होंगे? H+ आयन होंगे, H+ आयन होंगे और H+ आयन के कारण वर्षा के जल में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। समझ में आ रही बात? और जबकि जो आश्रित जल होता है बेटा, जो आश्रित जल होता है, आश्रित जल का मतलब होता है बेटा 100% शुद्ध जल। अब 100% शुद्ध जल होता है बेटा, ये आयन के रूप में नहीं टूटता है। ठीक है, और जब ये आयन के रूप में नहीं टूटता है
तो इसमें करंट भी फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसका आंसर लिखो बेटा। पहले शॉर्टकट में आंसर लिखवाता हूँ, फिर लॉन्ग कट में आंसर लिखवाता हूँ। पहले शॉर्ट में आंसर लिखेंगे। लिखो बेटा, उत्तर हेडिंग डालो, लिखो वर्षा का जल, लिखो बेटा वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। इसी कारण इसमें H+ आयन हो सकते हैं। इसी कारण इसमें H+ आयन होते हैं। वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। इसी कारण इसमें H+ आयन होते हैं। इसी कारण इसमें H+ आयन होते हैं, जिसके कारण इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जिसके कारण इस जल में विद्युत धारा का चालन हो जाता है। समझ में आई बात? नहीं लिखेंगे बेटा। जबकि आश्रित जल में H+ आयन नहीं पाए जाते हैं। जबकि आश्रित जल में H+ आयन नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसी कारण से विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है। अब इस प्रश्न को तुम लॉन्ग में लिखना चाहो तो थोड़ा और लॉन्ग करके लिख सकते हो, और बढ़ा के लिख सकते हो। दोबारा लिखना चाहो अथवा डाल करके तो बेटा अथवा डाल लो और फिर से लिख सकते हो। लिखो कैसे लिखेंगे, देखो बेटा वर्षा का जो जल होता है, सुनो बेटा, वर्षा का जल जो होता है जब वो पृथ्वी पर आता है या नीचे गिरता है तब बहुत सारे अशुद्धियों से क्रिया करके वो अम्ल बनाता है। और हम जानते हैं अम्लों में H+ आयन पाए जाते हैं। इसी कारण इस वर्षा के जल में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, लिखो बेटा, लिखो जब वर्षा होती है या ऐसे मत लिखो बेटा, लिखो नहीं लिखो, फिर लिखो जब भी मत लिखो, ऐसे लिखो। देखो वर्षा का जल वर्षा के जल में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, वर्षा के जल में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। वर्षा के जल में बहुत सी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसके कारण ये जल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जिसके कारण ये जल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये रिएक्शन लिख लो। लिखो बेटा रिएक्शन। ठीक है, अब नई लाइन से लिखेंगे बेटा। लिखो हम जानते हैं कि अम्ल में H+ आयन होते हैं।
हम जानते हैं कि अम्ल में H प्लस आयन होते हैं, हम जानते हैं कि अम्ल में H प्लस आयन होते हैं, हम जानते हैं कि अम्ल में H प्लस आयन होते हैं, जिसके कारण ये जिनकी वजह से विद्युत का चालन हो जाता है, विद्युत का चालन होता है। हो गया बेटा? अब नई नई देखेंगे। देखो, आश्रित जल में कोई अशुद्धि नहीं होती है, कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है, इसी कारण इसका आयनन भी नहीं होता है, इसी कारण इसका आयनन भी नहीं होता है, या इसी कारण इसमें H प्लस आयन नहीं होते हैं। ठीक है, इसी कारण इसमें H प्लस आयन भी नहीं होते हैं, जिस कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, जिस कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, जिस कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, जिस कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। समझ में आया बेटा इसका आंसर कैसे लिखा जाना है? जिस कारण इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन। 5 विलयनों A, B, C, D तथा E, ये बेटा 5 विलयन दिए हुए हैं। ठीक है, कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो इसके जो pH मान मिलते हैं, बेटा इसके pH मान कितने मिलते हैं? इसका pH मान मिलता है 4। ठीक है, ये pH मान, ये किसका है बेटा? A का pH मान 4 मिलता है। ठीक है, B का pH मान 1 मिलता है, और जो C का pH मान होता है वो 11 मिलता है, और D का pH मान 7 मिलता है, और E का pH मान बेटा 9 प्राप्त होता है। ठीक है, जब बेटा A, B, C, D, E विलयन है, इनकी सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो इनके pH मान प्राप्त होते हैं 4, 1, 11, 7 और 9। ठीक है, तो कौन सा विलयन, बताओ बेटा कौन सा विलयन? सीधी सी बात है, देखो ये भी ये अम्लीय होगा, ये भी अम्लीय होगा, ये क्षारकीय होगा, ये उदासीन होगा, और ये क्षारकीय होगा, है ना? क्योंकि हमें पता है किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो क्षारकीय होते हैं, 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है, कौन सा विलयन स्मॉल a उदासीन है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल a में उसका उत्तर हो जाएगा कि विलयन D उदासीन है। तो बेटा मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तर देखो, उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा? देखो आंसर लिखेंगे बेटा, विलयन D उदासीन है। दिख रहा है बेटा? देखो बेटा 7 है ना, विलयन D उदासीन है। ठीक है, ये A नंबर आंसर हो गया। B देखो, B क्वेश्चन में बेटा प्रबल क्षारकीय कौन सा है? तो प्रबल क्षारकीय कौन सा हो जाएगा? 11 वाला, है ना? तो बेटा देखोगे विलयन C प्रबल क्षारकीय है। प्रबल क्षारकीय है, प्रबल क्षारीय है। ठीक है, फिर पूछा है बेटा सी पूछा है बेटा प्रबल अम्लीय कौन से विलयन है? ठीक है, तो बेटा है प्रबल अम्लीय, तो बेटा बी वाला। ठीक है ना, बी प्रबल अम्लीय है। ठीक है, उसके बाद डी पूछा है बेटा दुर्बल अम्लीय कौन सा है? तो विलयन अम्लीय, बेटा अम्लीय, दुर्बल अम्लीय ए हो जाएगा ना। ठीक है, तो विलयन ए दुर्बल
अम्लीय है। नेक्स्ट पूछ रहा है ई में, ए बी सी डी ई, ई में पूछ रहा है बेटा दुर्बल क्षारकीय कौन सा है? दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक जे होगा बेटा। ठीक है, विलयन ई दुर्बल क्षारीय है, विलयन ई दुर्बल क्षारीय। बेटा ये एक इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक के क्वेश्चनों का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इतना आंसर छाप लीजिए बेटा। अब क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, आंसर सेकंड स्टार्ट करते हैं यहाँ का। इतना आंसर छाप लीजिए बेटा आप, क्वेश्चन लेकर पूरा क्वेश्चन छापिए, उसका इतना आंसर छापिए। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन देखो अगला क्या है इसी में, पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम, आरोही का क्रम का होता है बेटा आने वाला, और आने वाला कौन सा होता है? बढ़ना। जैसे एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद क्या आता है? तीन, तीन के बाद क्या आता है? चार। तो आरोही का मतलब बढ़ता क्रम लिखना है। आरोही का क्रम का मतलब क्या है बेटा? बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब पीएच मानों के, पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। अब ध्यान दें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कब बढ़ेगी? जब पीएच मान कम होगा। जब पीएच मान कम होगा तभी तो बेटा अम्लीय ज़्यादा होगा। बेटा जो पीएच मान होता है वो हाइड्रोजन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। लिखा है बेटा देखो, पीएच मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो आंसर में लिखे जाएंगे बेटा पीएच मानों का हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का बढ़ता क्रम, सांद्रता का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता या आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो पीएच मानों की हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का बढ़ता क्रम। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मतलब ये है पीएच मान का घटता हुआ क्रम लिखना होगा, तभी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, पीएच मान घटाओगे तभी तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, तभी तो अम्लता बढ़ेगी। तो पीएच मान का घटता हुआ क्रम लिख दो बेटा। ठीक है, पीएच मान का घटता क्रम, घटता क्रम लिखो बेटा। पीएच मान का घटता क्रम क्या हो जाएगा बेटा? पीएच मान देखो, पीएच मान क्या हो जाएगा बेटा? देखो पीएच मान घटता हुआ क्रम 9, 11, देखो 11, 9, 11, 9, तो बेटा 11, 9, 7, 4, 1, 7, 4, 1, ये हो गया बेटा पीएच मानों का घटता हुआ क्रम। ठीक है, पीएच मानों का घटता हुआ क्रम हो गया। तो ये विलयन कौन सा है? विलयन ये जो भी विलयन होगा फिलहाल, है ना, चौथ लिख दो। ये विलयन कौन सा है बेटा? विलयन, विलयन 11वां कौन सा है बेटा? 11वें का देखो, 11 का सी, और 9वां देख लो, 9वें का ई, 7वें का देखो बेटा, 7वें कौन सा विलयन है? डी, चौथे का विलयन देखो कौन सा है? ए, और 1 का कौन सा है बेटा? बी। ठीक है, तो ये किसका है बेटा? ये पीएच मान का, पीएच मान का घटता क्रम है, पीएच मान का घटता क्रम। ठीक है, अब बेटा ऊपर के लिए हम कहें तो क्या हो जाएगा? ये तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ता क्रम, ऊपर को नहीं बेटा, नीचे को ही, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम। तो बेटा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, देखो CE DAB, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम है, pH मान का घटता क्रम है। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम है और pH मान का घटता क्रम है। समझ में आया बेटा, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लो फटाफट, क्लियर हुआ बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 10वां क्वेश्चन है बेटा। पहले देख लेते कितनी मिनट की वीडियो हो गई, कहीं आप लोग बोर हो जाओ पढ़ते को, इतना लंबा लंबा पढ़ाते हैं। चलो देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन बेटा। पैरेलली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं, इसको मिटा दें फिलहाल। पैरेलली A एवं B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। पैरेलली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पैरेलली B में एसिटिक एसिड डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा सांद्रता समान है, किस पैरेलली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। ठीक है बेटा, किस पैरेलली में तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा पैरेलली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि HCl CH3CuNO से अधिक तेज होता है। ठीक है बेटा, देखो दो पैरेललियां हैं हमारे पास, पैरेलली A और पैरेलली B। ठीक है, दो पैरेललियां हैं, पैरेललियां A और B हैं, दोनों में समान पैरेललियां हैं बेटा, पैरेलली A और B हैं बेटा। दोनों में हमने क्या डाला है, दोनों में हमने समान लंबाई की जिंक की मैग्नीशियम डाला है बेटा। दोनों में क्या डाला हमने, मैग्नीशियम की छड़ डाली है दोनों में। ये छड़ है, मैग्नीशियम की छड़ है बेटा, दोनों में समान लंबाई की डाली है। ठीक है, तो एक पैरेलली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरते हैं, इसमें क्या डालते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भरते हैं। ठीक है, और दूसरी में बेटा भरते हैं, बी पैरेलली में भरते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसमें भरते हैं बेटा एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है बेटा, ये प्रबल अम्ल होता है। ये कैसा होता है बेटा, प्रबल अम्ल होता है। ये कैसा होता है बेटा, प्रबल अम्ल होता है, तेज अम्ल होता है। ठीक है, तो दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है, किस पैरेलली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। तो बेटा जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होगा उसमें तेजी से बुदबुदाहट होगी, तेज क्रिया होगी ना, तेजी से बुदबुदाहट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलली ए में तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि पैरेलली ए में प्रबल अम्ल HCl होता है। इसका आंसर लिख लो बेटा, लिखो पैरेलली ए में अधिक बुदबुदाहट होगी क्योंकि पैरेलली ए में HCl है जो कि प्रबल अम्ल होता है, जो कि CH3COS से अधिक प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना, तो बेटा अब क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। वैसे बेटा 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, चाहो तो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, फिर आप कहोगे सर जी बहुत लंबे लंबे वीडियो बना के डालते हो आप, है ना। चलो इतना ही देख लो, बाकी देखते हैं कल की वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।